हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 8 सॉल्यूशंस ऑफ SLE का लेक्चर 7 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 8.12 के एग्जाम्पल नंबर 10 के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस वाले एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी तक बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है 4 नंबर में। अब देखिए वो 4 नंबर में क्यों आया, यहाँ पे ये आपका आएगा तो ये 6 नंबर में आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, वन, यानी कि उस क्वेश्चन में आपके x और y वेरिएबल मौजूद होंगे। जब आप लैंग्वेज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे वहां पे कि आपका क्वेश्चन जो है वो 2 वेरिएबल में x और y में, जबकि इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको x, y और z वेरिएबल में मिलेगा। तो यहाँ पे फर्क है कैलकुलेशन का कि यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल मौजूद होंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, और वहाँ पे 2 वेरिएबल थे इसलिए वहाँ पे कैलकुलेशन आसान थी, इसलिए वहाँ पे 4 नंबर का आया और ये वाला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट तक पढ़ लेते हैं, फिलहाल इतना समझने की कोशिश करते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹5,000, एक अमाउंट है मेरे पास जो कि कितना रुपया है, 5,000 रुपये। मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये हैं, इस पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट्स। अब मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये हैं और इन 5,000 रुपये को मैं 3 अलग अलग बैंकों में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग बैंक ले लिए हैं, यानी कि पहला इन्वेस्टमेंट मेरा कहाँ है, पहले बैंक पे। दूसरा इन्वेस्टमेंट कहाँ है मेरा, दूसरे बैंक पे। तीसरा इन्वेस्टमेंट कहाँ है मेरा, तीसरे बैंक पे। तो 3 अलग अलग जगह पे यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है और वहाँ पे 3 अलग अलग बैंकों पे इन्वेस्टमेंट किए, इन 5,000 रुपये को इन्वेस्ट किया है। तो टोटल मेरे पास 5,000 रुपये हैं। हो सकता है मैंने पहले बैंक में 1,000 रुपये डाले हो, दूसरे बैंक में भी 1,000 डाले हो और तीसरे बैंक में मैंने 3,000 डाले हो। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो पहले बैंक में 1,000, दूसरे बैंक में 1,000, तीसरे बैंक में 3,000, क्योंकि टोटल मेरे पास 5,000 ही रुपये हैं। तो अगर मैं तीनों बैंकों में जितना भी पैसा डालूंगा, उन तीनों बैंकों में मैंने जितना पैसा डाला उनका अगर मैं टोटल कर दूं, जोड़ दूं उनको, तो वो 5,000 रुपये के बराबर होगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पहला इन्वेस्टमेंट प्लस दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लस तीसरा इन्वेस्टमेंट मेरा जो होगा वो 5,000 रुपये के बराबर होगा। पहली इक्वेशन आपको यहीं से मिल जाती है। तो पहले तो हम ये कोशिश करेंगे, मान लीजिए पहला इन्वेस्टमेंट हमारा x है, हमें नहीं पता कि पहले बैंक में मैंने 1,000 डाले कि 4,000 डाले, नहीं पता, यही हमें निकालना है यहाँ पे कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए क्या पूछा गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट, प्रत्येक इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे। तो हमें प्रत्येक इन्वेस्टमेंट कितनी है ये निकालना है यहाँ पे। तो मान लीजिए पहली इन्वेस्टमेंट x है, दूसरी इन्वेस्टमेंट y है, तीसरी इन्वेस्टमेंट z है। तो चलिए यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, लेट x, y, z आर 3 इन्वेस्टमेंट्स। मान लीजिए कि x, रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ जरूर लिख दीजिएगा, रुपीज़ x, रुपीज़ y और रुपीज़ z, ये क्या है, हमारी 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट है जो मैंने बैंक में डाली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपली लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि पहले बैंक में मैंने जितना भी पैसा डाला है प्लस दूसरे बैंक में मैंने जितना भी पैसा डाला है प्लस तीसरे बैंक में मैंने जितना भी पैसा डाला है, इन तीनों का सम जो है वो 5,000 के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 5,000। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे पास टोटल 5,000 रुपये हैं और उन 5,000 रुपयों को मैंने 3 अलग अलग बैंकों में डाला है, और इसलिए अगर मैं तीनों अलग अलग बैंकों का, अगर मैं जो पैसा मैंने तीनों अलग अलग बैंकों में इन्वेस्ट किया है, अगर उन सबको टोटल कर दूंगा तो वो भी 5,000 रुपये के बराबर ही होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी x, y, z में आपकी। अब 2 और इक्वेशन हमें यहाँ पे बनानी है। एंड आगे देखते हैं अगली लाइन में क्या बोला गया है, मतलब कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स के बाद क्या बोला गया है, एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%, 7%, 8%। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने नाम सुना होगा बचपन में, यानी कि 7th 8th क्लास में आपने सुना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम आता है सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगने वाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, I = PRT/100। मैं ऐसा ही नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली I लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ये इंटरेस्ट है आपका। तो देखिए P यहाँ पे क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। P वो होता है जो पैसा आपने बैंक में डाला। सिंपली यहाँ पे आपका P जो है x है, P जो है y है और P जो है
जेड है, क्योंकि अब मैंने पैसा 3 अलग अलग बैंकों में डाला है। तो पहले बैंक से मुझे भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। दूसरे बैंक से भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तीसरे बैंक से भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अब देखिए बैंक में हम पैसा क्यों डालते हैं, मैंने 1000 रुपये डाले, ऑब्वियस सी बात है मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ से 1000 रुपये से ज़्यादा रुपये मिले। तो एक्स्ट्रा मनी वहाँ पे क्या है, जो 1000 रुपये से ज़्यादा रुपये जितने मिलेंगे, मान लीजिए 1000 रुपये मैंने बैंक में डाले, 1 साल बाद मुझे 1010 रुपये मिले, तो एक्स्ट्रा मनी कितना हुआ यहाँ पे 10 रुपया, इसलिए मैं बैंक में पैसे डालता हूँ। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, जो 10 रुपये मैं बोल रहा हूँ वो इंटरेस्ट है आपका। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 6%। तो यहाँ पे पहले बैंक में आर यहाँ पे आप जानते हैं आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पहले बैंक में मुझे 6% ब्याज मिल रहा है, दूसरे बैंक में मुझे 7% ब्याज मिल रहा है, तीसरे बैंक में मुझे 8% ब्याज मिल रहा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमें पी तो पता चल गया, आर भी पता चल चुका है, तीनों बैंकों का अलग अलग, तो यहाँ पे टी क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको टी नहीं दिया हुआ है, तो देखिए जिस भी क्वेश्चन में आपको टी नहीं दिया होगा वहाँ पे आप मान के चलेंगे कि यहाँ पे आप टी को 1 ईयर लेके चलेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एनम का मतलब होता है 1 साल, पर का मतलब 1, एनम का मतलब साल, तो पर एनम यानी कि जो पैसा आपने डाला है बैंक में वो आपको 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो आपको याद रखना है यहाँ पे टाइम लिमिट जो है वो आपकी 1 साल की है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे टाइम लिमिट आपकी 1 साल की है। तो पहले बैंक में मैंने कितना रुपये डाला, x रुपये डाला, उसमें मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 6% से मिल रहा है, 6% से मिल रहा है, कितने परसेंट से मिल रहा है, 6% से मिल रहा है। तो पहले बैंक में मुझे जो इनकम प्राप्त होगी, इनकम यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब से इनकम से है। अब देखिए इनकम और इंटरेस्ट में सेम चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, ये इनकम वैसे तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये, लेकिन इनकम क्यों बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट को इनकम के रूप में लिया गया है। इनकम होती क्या है, देखिए अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, आप वहाँ काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। वो पैसा क्या होता है, वो आपका एक्स्ट्रा मनी होता है, एक तरह से आप उसको एक्स्ट्रा मनी कह सकते हैं। गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, तो यहाँ पे आप बैंक में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, आपने जो पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो जो काम आप गवर्नमेंट कंपनी में करते हैं वहाँ से गवर्नमेंट आपको क्या देती है, पैसा देती है। तो वो एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे इनकम का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ये आपका इनकम है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट का काम कौन कर रहा है, इनकम कर रहा है। अब देखिए टोटल एनुअल इनकम इज 358, तो टोटल एनुअल इनकम क्या है यहाँ पे 358, ये तीनों बैंकों को मिला के है। एनुअल इनकम का मतलब 1 साल की जो इनकम है वो मुझे 358 रुपीज़ मिली है। पहले बैंक से जितना रुपये मिला, दूसरे बैंक से जितना रुपये मिला, तीसरे बैंक से जितना रुपये मिला, इन तीनों का टोटल इनकम जो है वो 358 रुपीज़ के बराबर है। पहले बैंक से मान लीजिए 100 रुपये मिला, दूसरे बैंक से 100 रुपये मिला, तीसरे बैंक से 158 रुपये मिला, तो तीनों का मिला के 358 हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि पहले बैंक से हमारी कितनी इनकम बनी। तो पहले बैंक से हमारी कितनी इनकम बनी, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिख दीजिए इनकम फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से मेरे को कितना एक्स्ट्रा मनी मिला। तो मैंने कितना रुपये डाला पहले वाले बैंक में, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैंने कितने रुपए की थी, x रुपये की, और उसमें मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था, x इंटू R/100 यानी कि 6/100। पहले बैंक में 6% इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x/100, यानी कि इतना इनकम मिल रहा है पहले बैंक से, यानी कि इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप बेसिकली इंटरेस्ट कह सकते हैं इसको। तो पहले बैंक से मुझे इतना रुपया मिला। दूसरे बैंक से देखते हैं कितना इनकम मिला मुझे, इसको इनकम पूरा लिख देते हैं, इनकम फ्रॉम सेकंड इन्वेस्टमेंट। तो दूसरे बैंक में मैंने कितना रुपये डाला, y रुपये डाला, और वहाँ पे मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 7/100 मिल रहा है, इंटू कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो P इंटू R/100 इंटू T, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y/100। तो दूसरे बैंक से मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, इतना मिला। इसी तरीके से तीसरे बैंक से सिमिलरली थर्ड इनकम इक्वल टू, तो थर्ड इनकम यहाँ पे देखिए हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड इनकम होगी हमारी 8z/100। 8z/100। अब ऑब्वियस ही बात है
पहले बैंक से मुझे जितनी इनकम मिली, दूसरे बैंक से मुझे जितनी इनकम मिली, तीसरे बैंक से मुझे जितनी इनकम मिली, तीनों का मिला के वो 358 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर 6x अपॉन 100 प्लस 7y अपॉन 100 प्लस 8z अपॉन 100 इक्वल टू 358। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे और 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू 35800। तो 100 एलसीएम आएगा और 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम तीसरी इक्वेशन को बनाएंगे। तो देखिए अगली लाइन आपको क्या बोलेगी इनकम के बाद, इफ द कंबाइंड इनकम, देखिए कंबाइंड इनकम की बात कर रहा है, तो कंबाइंड इनकम फ्रॉम फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट, पहली 2 इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड इनकम। तो पहली 2 इन्वेस्टमेंट है आपकी एक्स और वाई, उसकी कंबाइंड इनकम क्या है, पहली की इनकम ये है, दूसरी की इनकम ये, और इन दोनों को कंबाइन करना है यानी कि प्लस करना है। तो पहली इनकम प्लस दूसरी इनकम यानी कि कंबाइंड इनकम ऑफ फ्रॉम फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन दोनों का प्लस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड वाले में, यानी कि थर्ड पार्ट में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए, यहाँ पे इसको आप सेकंड पार्ट लिख दीजिए, और इधर मैं थर्ड पार्ट लिख देता हूँ। थर्ड इक्वेशन बना रहे हैं इसलिए मैंने इसको थर्ड पार्ट लिख दिया। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या होगा, 6x अपॉन 100 कंबाइंड इनकम बोल रहा है, याद रखिएगा कंबाइंड इनकम। तो फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड इनकम है कितनी, 70 ज़्यादा थर्ड इनकम से 70 ज़्यादा। तो 70 ज़्यादा थर्ड इनकम हमारी कितनी है, 8z अपॉन 100। थर्ड इनकम से थर्ड इनकम इतनी है, इससे कितनी 70 ज़्यादा। तो थर्ड इनकम में मैंने 70 ज़्यादा कर दिया, तो फर्स्ट 2 की कंबाइंड इनकम हमें मिल चुकी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब वेरिएबल्स को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जा लीजिए। तो ये 6x अपॉन 100 प्लस 7y अपॉन 100 माइनस 8z अपॉन 100 इक्वल टू 70। और अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल टू 70, और 2 0 और बढ़ा दीजिए। एलसीएम लेने के बाद 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद 7000 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो ये तीनों इक्वेशन आपको मिल चुकी है। इसके बाद क्या करना है, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। अब मैं लैंग्वेज क्वेश्चन को मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अब हमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, हमने तीनों इक्वेशंस यहाँ पे इस प्रकार से बना ली है। तो याद रखिएगा एसआई का फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब हम तीनों इक्वेशंस को दोबारा लिख देते हैं। तो हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5000। फिलहाल के लिए हम नंबर ही लिख देते हैं क्योंकि अब हमें सॉल्व करना है इसको, 5000। सेकंड क्या है हमारा, ये है हमारा सेकंड 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू 35800। और थर्ड है हमारी 6x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल टू 7000। ये तीन हमारी अब हमारी यहाँ पे हम इसको अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये तीनों इक्वेशन हमारी बन चुकी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले ये हमने ये लिख दिया है, तो ax = b लिखेंगे, जहाँ पे a की वैल्यू फटाफट से लिख देते हैं हम 166,177,18 और इसके बाद x की वैल्यू हमारी होगी xyz एज यूजुअल जो होती है। हम यहाँ पे xyz की वैल्यू निकालनी है, और b की वैल्यू हमारे पास है 5000, 35,800, 35,800 और यहाँ पे है 7000। तो इस प्रकार से हमें b की वैल्यू दे दी है। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, और अब हम यहाँ से डिटर्मिनेंट a निकाल देते हैं। a इनवर्स निकालना हमें यहाँ पे ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट a निकालते हैं जल्दी से। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, तो यहाँ पे है 1 माइनस का 56, 7 8 जब माइनस का 56 माइनस का 7 8 जब 56 माइनस का 56, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1 यहाँ पे 6 8 जब 48 माइनस का 48 माइनस 6 8 जब 48 माइनस का 48। इसके बाद है प्लस का 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 7 जब 42
और -42, 42 -42। तो इसके लिए देखिए डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा हमारा 56 और 56 शायद 112 होता है, बिल्कुल माइनस का 112। और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 1, ये तो आपका खैर 0 हो गया, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी है, माइनस का 96। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 112 प्लस का 96 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो माइनस का 4 और 12 16, माइनस का 16 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम लिखेंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर, ये क्या है नॉन सिंगुलर एंड यूनिक सॉल्यूशन, जरूर लिख दीजिएगा यूनिक सॉल्यूशन। एंड लिखने की जरूरत नहीं, फुल स्टॉप लगा के हेंस लिख दीजिए, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। Hence it is invertible, A is invertible, A is invertible। तो A इन्वर्टिबल है यहाँ पे। तो अब हम वो फैक्टर्स निकाल लेते हैं, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो ये है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले माइनस को निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस आपके यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 112, फिर है आपका माइनस का 96 और फिर है आपका यहाँ पे 0, 42 - 42 आपका 0 हो जाएगा। फिर M21 निकालने के लिए इसको छुपाएंगे और पहले इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो M ये छुपाया और ये छुपाया हमने, तो ये होगा -8, देख सकते हैं आप यहाँ पे -8 हो रहा है और ये -7, तो माइनस का 15। फिर हम इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, -8 -6 माइनस का 14। C23 के लिए इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ये हो जाएगा 7 - 6, 7 - 6 जो कि 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा C31 ये छुपाएंगे तो 8 - 7 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद C32 ये छुपाया 8 - 6 यानी कि 2, और C33 ये छुपाएंगे 7 - 6 यानी कि 1, 7 - 6 1 आ जाएगा। अब ये आपका आ चुका है। कोफैक्टर्स के निकालने के लिए हमें यहाँ पे साइन चेंज करने होंगे, तो सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम। तो अब हम एडजॉइंट ए निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, माइनस का 112 प्लस का 96 0, और इस पूरे का होल ट्रांसपोज ज़रूर करना है हमें। तो यहाँ 15 - 14, 15 - 14 माइनस का 1, और उसके बाद 1 - 2, और यहाँ पे लास्ट में हमारा 1 है। तो ट्रांसपोज करेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू माइनस का 112 96 0, 15 - 14 माइनस 1, 1 माइनस का 2 1, 1 माइनस का 2 1। तो ये आ गया। तो इतना हमारा आ चुका है एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो चलिए अब हम एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट से ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू -1/16, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 112 96 0, 15 - 14 माइनस का 1, 1 माइनस का 2 1। तो ए इनवर्स आपका इस प्रकार से निकल चुका है। चलिए अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ यूजिंग x = a इनवर्स b। तो x हमारा, हम जानते हैं x हमारा XYZ होता है। a इनवर्स की वैल्यू माइनस का 1/16, और a इनवर्स हमारा है माइनस का 112 96 0, 15 - 14 माइनस का 1, 1 माइनस का 2 और 1। इसको हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं b के मल्टीप्लाई के लिए, 1 माइनस का 2 और 1, और b की वैल्यू हमारी है, फिलहाल फिर से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं हो पा रही है, b आपका काफ़ी बड़ा है। तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे XYZ, इसको थोड़ा सा छोटा बना के लिखते हैं, माइनस का 1/16, ए इनवर्स की वैल्यू माइनस का 112 96 0, 15 - 14
माइनस का 1, 1 माइनस का 2, 1। तो अब जगह हो चुकी है यहाँ, ये होगा 5000, 35,800 और 7000। तो ये हमारी b की वैल्यू है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे x y z दोबारा से इक्वल टू माइनस का 1/16 ये है। अब इधर हम इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो 3 जीरो बना देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल, 1 2 3 जीरो। 5 के टेबल है 12, 5 2 जा 10 का 1, 5 1 जा 5 6 और 5 1 जा 5, इतना आ जाएगा। प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 जीरो हम पहले ही बना देंगे यहाँ पे, 2 जीरो बना दिए। 15 8 जा 120, 12 15 5 जा 75, यानी 75 प्लस 12 87, तो 7 यहाँ पे 8 हो जाएगा। 15 3 जा 45, 45 प्लस 15 3 जा 45, 45 प्लस 8 53, तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 53। तो यहाँ 5 लाख समथिंग आ रहा है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 7 जा 7000। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया है। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन 96 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे हमारे 3 जीरो आ जाएंगे। पहले तो 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, 3 जीरो आ जाएंगे। अब 5 6 जा 30 का 3, 5 9 जा 45 और 3 48, तो ये आ जाएगा। और बनाएंगे माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ये होगा, तो यहाँ पे 14 के टेबल में हम इसको ले जाएंगे। तो डबल ज़ीरो हम पहले ही लगा देते हैं फ़िलहाल के लिए, माइनस को थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। तो 14 8 जा, तो 14 8 जा होता है 112, 14 5 जा 70, 70 और 10 80 81, और 14 3 जा 42 और 8 कितना हो जाएगा 42 और 8 50, ये आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई ये करेंगे माइनस का 14000। तो यहाँ पे चलिए लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो पहले तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इंटू ये ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 35 8 0 0, ये इंटू ये और ये इंटू ये, प्लस का 7000, माफ़ कीजिएगा 7000 होगा। तो ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई है, बाकी तो ज़ीरो हो गया है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1/16, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ये 7000 है और ये भी 7000 है, तो हम कह सकते हैं ये लगभग आपका, अगर हम ऐड करेंगे तो इसका फ़िलहाल हम रफ़ कर लेते हैं। तो रफ़ में ज़रूर कर लीजिएगा इसको, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये है आपका लगभग 5,37,000, 37,000 में 7,000 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 44,000। तो 5,44,000 है ये, और ये है 5,60,000। तो 60,000 माइनस 44,000 16,000 हो जाएगा लगभग। तो माइनस का 16,000 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस का 16,000 यहाँ पे आपका आएगा। तो माइनस का 16,000 यहाँ पे आपका आ गया है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये है आपका 5 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख। तो यहाँ पे है 5,01,200, ये माइनस में आपका। तो यहाँ पे अगर हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो देखिएगा, और ये आपका लगभग 4,80,000 के आसपास है। तो अगर हम यहाँ पे इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो लगभग 14,000 में मैं 1,000 जोड़ूंगा तो 15,000 होगा, 15,200 होगा, 1,200 को जोड़ रहा तो 15,200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 15,200, तो 5,15,200 हो जाएगा यहाँ। तो 5,15,200 और ये 4,80,000 है। तो यहाँ पे हम 5,15,200 ये माइनस में, और अगर मैं इस पर 4,80,000 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 00 2 5 3। तो आपका लगभग ये आ रहा है 35,200 के आसपास।
लास्ट में आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपका माइनस में आएगा लगभग, तो यहाँ पे हम माइनस में पहले ही लिख देते हैं 35,800 और इसमें से हम 7,000 को माइनस कर देंगे। 00 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 288,000। तो ये आपका फाइनल आ चुका है माइनस करने के बाद। तो अब हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। तो माइनस आप 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ x y z माइनस के 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है 1000 आ जाएगा, और अगर 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो सब के सब प्लस में आने वाले हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो सबको प्लस लिख देते हैं। और 16 2 जा 32 और 32 16 2 जा 32 और यहाँ पे 32 बचेगा, 16 2 जा 32, 00 आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद 16 के टेबल में इसको ले जाएंगे, 16 1 जा 16, क्योंकि 28 है तो 16 1 जा 16 होगा, और तो यहाँ पे हो जाएगा 128, 16 8 जा 128 और आगे है हमारा 00, तो 00 लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। देयरफॉर x की वैल्यू है यहाँ पे 1000 रुपये, तो पहले बैंक में हमने 1000 रुपये डाले, y इक्वल्स टू दूसरे बैंक में हमने 2200 रुपये डाले, और तीसरे बैंक में हमने लगभग 1800 रुपये डाले। तो इतना रुपया हमने तीसरे बैंक में भी यहाँ पे डाला है। तो देयरफॉर ईच इन्वेस्टमेंट्स आर, यहाँ पे लिख दीजिएगा ईच इन्वेस्टमेंट्स आर ₹1000, ₹2200 एंड ₹1800। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले एग्जाम्पल के लिए। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।